हाय गाइस। अभी हम लोग ये वाले वीडियो लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे ऑफिशियली, क्योंकि भाई अभी तक आपने जो भी वीडियो लेक्चर सुना उसमें आपने सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका सीखा और एक बहुत ही बेसिक सा सम देखा। भाई हाउ टू कैलकुलेट अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत ही बेसिक सा सम था। तो जो आज से आप लेक्चर सुनोगे, सम्स देखोगे, सॉल्व करोगे, ये आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ओके, क्योंकि ये एडजस्टमेंट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एडजस्टमेंट का लेवल यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो और एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं कि भाई आपको हर एक लेक्चर में होमवर्क मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा सफिशिएंट गिफ्ट देता हूँ ताकि वो घर पे बैठ के उस गिफ्ट का इस्तेमाल कर सके। तो आपको क्या करना है, जो भी लेक्चर्स में होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क टाइम टाइम पे सॉल्व करना है और मुझे शेयर करना है। सर शेयर कभी करने का, सर आज होमवर्क दिया तो अगले महीने नहीं। अगर मैं आज के दिन पे होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब जिस दिन मैंने लेक्चर पब्लिश किया, आप अगर उस दिन की बात करूँ मैं, तो आपको उसके अगले दिन तक होमवर्क शेयर करना है। भूलना मत, भूलना मत होमवर्क शेयर करने के लिए। चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ऑफ मिस्टर गिरिधर। आपको याद होना चाहिए क्या क्या हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक होता है आपका लेट आउट। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होना जरूरी है गाइस, मैं हर एक चीजों को बार बार रिपीट नहीं कर सकता। आपने जो पर्टिकुलर चीजों को प्रीवियस वीडियो में सुने हो बेसिक लेवल पे, उसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला। ओके, तो कीप इट वेरी सिंपल। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिस्टर गिरिधर इज द ओनर ऑफ टू हाउस प्रॉपर्टीज, गिरी विहार एंड गिरी कुंज। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। गिरिधर नाम के बंदे के पास दो घर हैं। एक घर का नाम है गिरी विहार और दूसरे घर का नाम है गिरी कुंज, ऑफ विच गिरिकुंज इज द सेल्फ ऑक्यूपाइड। ध्यान से देखो क्या बोला उन्होंने कि भाई गिरिकुंज गिरी विहार ऑफ विच गिरी विहार इज द सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोला है कि गिरी विहार वाला जो घर है ये उसका एसओपी है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और जो गिरी कुंज है, दैट इज दिस वन, ये क्या है, ये उसका लेट आउट प्रॉपर्टी है। मतलब ये वाले घर से इनकम तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये वाले घर से इनकम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लेट आउट है। बरोबर कळतंय काय? हॅलो, काहीतरी बोला बाबा, काय बघू। अभी हम हमारे हमेशा सम सॉल्व करने के पहले अपना बेसिक स्टेप क्या होता है भाई, अपने को जीएबी गिनना है। कहाँ पे? वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में जीएबी कैलकुलेट करने का फिक्स फॉर्मेट लिखवा के दिया है, करवा के भी दिया है, होमवर्क भी आपने किया है। देखो, पहला एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जस्ट अ सेकेंड। पहला आप लोग देख सकते हो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड गिरी विहार के केस में कुछ नहीं है, गिरिकुंज के केस में 36,000 है। सर गिरी विहार में एक्चुअल रेंट क्यों नहीं दिया है? बहुत सिंपल है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जिस घर में मिस्टर गिरिधर खुद रहता है, क्या वो वाले घर से रेंट मिलेगा क्या? आंसर इज नो। इसलिए गिरी विहार के कॉलम में एक्चुअल रेंट का अमाउंट नहीं है। एक्चुअल रेंट का मतलब भाड़ा जो मिलता है ना, उसको एक्चुअल रेंट कहते हैं। तो गिरी विहार एसओपी था, तो एक्चुअल रेंट का वैल्यू नहीं दिया है। गिरिकुंज एलओपी है, दैट इज लेट आउट है, तो एक्चुअल रेंट का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 36,000। कहाँ पे लिखोगे? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएबी आपको ये काम आएगा। आगे देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन किधर काम आएगा? जीएबी में काम आएगा। फेयर रेंट जीएबी में काम आएगा।
म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। ध्यान से देखो, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर में ये बात बताया था, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए और वो भी ओनर द्वारा पेड होना चाहिए। तो ये 8,000, ये 8,000 ओनर ने पे किया गिरी विहार का, और यहाँ पे 4,000 ओनर ने पे किया गिरी कुंज का। समझ रहा है आपको? देखते हैं इसका इफेक्ट आपके मेन सॉल्यूशंस में कैसे आता है करके। अपने दिमाग को ओपन रखना। बाय टेनांट, टेनांट ने जो म्युनिसिपल टैक्स भरा 2,000 का, इसका इफेक्ट नहीं आएगा, आपको इग्नोर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन आएगा, अपना जो आंसर का मेन फॉर्मेट था वहां पे आ जाएगा, 7,000 भी आएगा, 5,500 भी आएगा। ओके, डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गिरिधर। सिंपल है। चलो हम इसका सम सॉल्व करते देखते हैं कैसे बनता है। चलो, अभी कोई भी सम शुरू करने के पहले मैंने कुछ आपको कंपल्सरी लिखने के लिए कहा था, याद है क्या? क्या क्या कहाँ याद रहेगा, मैं लिखता हूँ। चलो, तो हम पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ब्लैक पेन बेटर लग रहा है, रेड पेन कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। चलो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं? नेम ऑफ असेसी। चलो लिखते हैं नेम ऑफ, ये अपना फिक्स डेटा इंफॉर्मेशन जो हम लोग हर एक सब में लिखते हैं। नेम ऑफ असेसी मिस्टर गिरिधर, स्टेटस इंडिविजुअल, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ओके, थोड़ा सा हैंडराइटिंग एडजस्ट कर लो गाइस, ओवर द टाइम सुधर जाएंगे फॉर यू। चलो अभी कॉलम्स बना लो। नंबर 1 इज माय पर्टिकुलर्स, देन उसका 2 घर है तो भाई अमाउंट के भी 2 ही कॉलम बनाना। एक घर का नाम था उसका गिरी विहार, तो भाई दूसरे घर का नाम है उसका गिरी कुंज, है ना? गिरी विहार और गिरी कुंज। तो कॉलम कितना बनेगा अमाउंट का? अमाउंट का कॉलम आपका बनेगा 2। एक का नाम है गिरी विहार, गिरी विहार रुपीस। दूसरे का नाम है गिरी कुंज रुपीस, है ना? गिरी विहार आपका एसओपी था और गिरी विहार गिरी कुंज आपका एलओपी है। ऊपर देखा, हेलो, एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड, एलओपी लेट आउट। सबसे पहले अपने मेन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग लिखते क्या है? मेन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो मैं आपको लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर कुछ भी लिखते हो, लाइन में तो मारा करो। चलो, सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको मिलता है वर्किंग नोट नंबर 1 से। तो भाई वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा ना। आप आपके आंसर के नीचे बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, मैं ऊपर बना रहा हूँ बिकॉज आई हैव स्पेस। ऊपर अपने पास जगह है तो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूँ। ओके, चलो अभी यहाँ पे आप वर्किंग नोट नीचे बनाना गाइस, नहीं तो ऊपर किधर ड्रॉ करके बैठ जाओगे, भरोसा नहीं मुझे तुम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ GAB। फॉर्मेट लिख ले पहला। चलो लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट
एक मैं आपको बात अपडेट करूं, बताऊं, समझाऊं। देखो, अगर आपके पास दो से कम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, या एक है, या दो से कम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपको वो वाले प्रॉपर्टी का जीएबी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कितना? दो से कम। पहले एक था, पहले अगर आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो चलता था, लेकिन अब यही साल से, दैट इज यही वाले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिमिट को दो में कन्वर्ट किया। अब आपके टेक्स्ट बुक में ये अपडेट हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन ये रूल अप्लीकेबल हो रहा है, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अगर कुछ चेंजेस लगा मुझे तो मैं ये रूल आपको चेंज करके जरूर बताऊंगा, बट अभी के लिए तो जो एक्चुअल में है वही सीखना रिलेवेंट रहेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी हमेशा नील रहेगा। क्या रहेगा? नील रहेगा। क्या रहेगा? नील रहेगा। अरे बोलो, क्या रहेगा? नील रहेगा। इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दैट इज एसओपी का। एलओपी का, एलओपी का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमेशा हमेशा याद रखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आया मतलब जीएबी नहीं कैलकुलेट करने का, क्योंकि उसका जीएबी नील है। अप टू टू हाउस, अगर दो ही हाउस प्रॉपर्टी है, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो जीएबी मत गिनो। दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका भी जीएबी गिनना पड़ेगा। वो एक अलग टाइप का, फॉर्मेट का, अलग तरीके का सम्स है। मैं आपको सिखाऊंगा जब वैसे सम्स आएंगे। अब यहाँ पे तो आपको इतना ही याद रखना है कि भाई एक ही एसओपी था तो उसका जीएबी कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ जीएबी किसका गिनना है? एलओपी का, दैट इज गिरी कुंज वाले घर का। सिंपल। गेटिंग अ नॉट? हेलो, गेटिंग? वापस से बोल रहा हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि उसका जीएबी नील होता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको कभी इनकम जनरेट करके देता ही नहीं है। इनकम जनरेट करके देने वाला तो लेट आउट प्रॉपर्टी था, तो जो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है उसका कैलकुलेट करो जीएबी। जो अपना घर का है उसका क्या गिनना? ठीक है। तो पहला अपना फॉर्मेट जिसे हमने पहले से लिखा है, ए सबसे ऊपर आता है फेयर रेंट। पहले पूरा फॉर्मेट लिख डालने का। बी म्युनिसिपल वैल्यूएशन। सी हायर ऑफ ए एंड बी। डी स्टैंडर्ड रेंट। ई लोअर ऑफ सी एंड डी। देखना फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहा हूँ, अगर कुछ गलत लिख दिया रहेगा तो बताना मुझे। इसे तो गलत नहीं करता, बट फिर भी ये एक्ट, सॉरी एफ एक्चुअल रेंट। देन लास्ट में जी, जी फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा क्या रहता है? हायर ऑफ, हायर ऑफ ई एन एफ। ई एंड एफ फॉर्मेट लिख लिया। अब तो सिर्फ आपको कॉलम से अमाउंट उठा के लिखना है। देखते हैं क्या क्या है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 36,000 है, तो रेंट रिसीव के अमाउंट में आ जाएगा 36,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 40,000 है, देखो 36,000 और 40,000। चलो लिख लेते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मेरा था 36,000 और म्युनिसिपल वैल्यूएशन था मेरा 40,000।
उसके बाद और क्या दिया है क्वेश्चन में देखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन हो गया, पेयर रेंट कुछ नहीं दिया है, डैश है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, इतना ही इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में। तो व्हाट वी कैन डू, सर फेयर रेंट नहीं दिया, डैश डाला, तो यहाँ पे हायर ऑफ ए एंड बी कितना आएगा 40,000, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो लोअर ऑफ सी एंड डी 40,000 ही कंटिन्यू होगा, अमाउंट ही नहीं है तो कंपेयर क्या करोगे, एक्चुअल रेंट हायर ऑफ ई एंड एफ मतलब 40,000 और 36,000 क्या आएगा आपका आंसर, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हायर दैट इज 40,000। ये मेरा क्या है, ये है मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो मैं कहाँ लिखूंगा फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, आंसर के फॉर्मेट में। तो आगे बढ़ते हैं, चलो मेरा गिरी बिहार एसओपी था, देखा क्वेश्चन में, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने गिना नहीं क्योंकि इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील रहता है। गिरिकुंज का आपने क्या गिना, गिरिकुंज का आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया जो कि आपको आया 40,000 रुपीज एज पर फॉर्मेट। इसमें से हम लेस करते क्या करते, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ठीक है। देखो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अब और एक समझने लायक चीज, देखो मैं आपको स्टेप वाइज चीजों को बताता जा रहा हूँ ताकि आपको वो ग्रास्प हो सके, सबको साथ में अगर बता देता हूँ तो इट विल फील वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। हमने एक चीज देखा, क्या देखा कि एसओपी वाले कॉलम का, एसओपी वाले घर का आप क्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं गिनते, क्यों नहीं गिनते, क्योंकि वो नील रहता है। अगर उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही नील है तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब नील हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, अगर इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि एसओपी वाले कॉलम के सॉल्यूशन में सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, कितना, इंटरेस्ट का, वो भी मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख का, सिर्फ इंटरेस्ट जो दिया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। ओके अप टू 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक इंटरेस्ट लिखना अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। इंटरेस्ट के अलावा बाकी कोई भी अमाउंट आपके एसओपी के कॉलम में नहीं आएगा। आपको बता दूं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर में जगह छोड़ने के लिए कहा था मैंने, वहां पर आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1, क्या, gross annual value of self-occupied property will be always nil। ये हो गया पॉइंट नंबर जो भी था लिख के लिखना। दूसरा, in calculation of SOP other than interest no other expenses will be allowed। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट कर लेना। तो इसका म्युनिसिपल टैक्स आएगा ही नहीं, ये तो एसओपी है, एसओपी के कॉलम में सिर्फ एक ही अमाउंट आता है, मैंने कहा ना एक ही, कौन सा, इंटरेस्ट। तो भाई एलओपी का कॉलम मतलब गिरिकुंज के कॉलम में तो आएगा ना म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड है कितना, एक बार क्वेश्चन में देखें, देखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, एसओपी का तो आएगा नहीं, एलओपी का आएगा ना। ओनर ने कितना दिया 4,000, टेनांट ने कितना दिया 2,000, टेनांट मतलब भाड़ोत्री, टेनांट ने जो दिया उसका नो इफेक्ट, लेकिन जो ओनर ने भरा वो म्युनिसिपल टैक्सेस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4,000 रुपए। ओके तो भाई मैं यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्सेस लिखता हूँ, कितना दिया उसने, उसने दिया सर 4,000 रुपए। तो जब वो म्युनिसिपल टैक्सेस को आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है नेट
एनुअल वैल्यू नील में से नील माइनस करोगे तो नील ही बचेगा। कुछ मेरे मैथ के स्टूडेंट ने कहा रहेगा सर 1 नील -1 मैथमेटिक्स मत चालू करो यहाँ पर। आपको पता होगा कि मेरा मैथ्स आप लोगों से तो काफी ज्यादा खराब है। होता तुम लोग मानते ही नहीं है मेरा बात। नहीं, और ये 40,000 में से 4,000 माइनस 36,000। नेक्स्ट फॉर्मेट के हिसाब से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। देखो अंडर सेक्शन लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म है U/S। ये तो कुछ लोग बोलेंगे सर अंडर सेक्शन बोलते हो लिखते क्यों नहीं। पहला क्या था देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। 30% किसका, एनएवी का। तो नील का 30% निकालोगे तो कितना आएगा सर, नील ही आएगा। और 36,000 का अगर आप 30% निकालते हो तो कितना आएगा। कैलकुलेटर किधर है तुम लोग का, देखो कितना आता है देखो और बताओ। ये आता है 10,800। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 10,800। नंबर 2 इंटरेस्ट पेड। जरा क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट दिया है क्या, देखो देखो इधर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। गिरी विहार का 7,000, गिरी कुंज का 5,500। तो लिख लेते कितना 7,000 और 5,500। लेट्स गो। इंटरेस्ट पेड 7,000 और 5,500 बराबर। मैंने कहा ना सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ एक अमाउंट आएगा और वो अमाउंट रहेगा इंटरेस्ट का। एलओपी वाले कॉलम में तो नॉर्मल जो दिया है वो सब कुछ आता है। अभी और कुछ नहीं दिया है सर, और कुछ ये तो माइनस में ना माइनस का साइन डाल लेता हूँ मैं। ये तो मेरे कुछ बच्चे ना झगड़ा करते हैं मुझसे, जो मैथ्स पढ़े है ना वो लोग, एसपी वालों को प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हमारा मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ इनकम फ्रॉम HP दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे कितना -7,000 एक ही अमाउंट है वही कंटिन्यू होगा -7,000। यहाँ पे 36,000 का NAV है, उसमें से हमने माइनस किया 10,800, उसमें से माइनस किया 5,500। तो ये बचा मेरा 19,700। ये हो गया मांगता है तो मैं आपको फर्दर क्लैरिटी में लिख के देता हूँ। नेट इनकम फ्रॉम HP। HP स्टैंड फॉर हाउस प्रॉपर्टी। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखना सिर्फ मुझे अलाउड है, तुमको नहीं, मार खाओगे। तो कितना है 7,000 माइनस में था और 19,700। कितना बचेगा 19,700 का प्रॉफिट था और 7,000 का लॉस था। देखो माइनस में है ना, माइनस में है मतलब लॉस है। तो नेट इनकम कितना बचा, ये मेरा बचा 12,700। ये आंसर हो गया मेरा। मोटा मोटा लिखा है ताकि आपको मोबाइल में भी अच्छा व्यू मिल सके। गेटिंग सिंपल था ना। हाँ तो बोलो ऐसे लोगों इतना मुश्किल से लिखा मैं इतना सब कुछ। चलो आप इसको कॉपी कर लेना अभी फटाफट।
कॉपी करने लायक इसको बना दूं। क्या कॉपी कर लो गाइस, देखो ऊपर मैंने जीएबी का कैलकुलेशन भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे मेन आंसर का सॉल्यूशन भी दिख रहा है आपको। ओके, जीएबी का वर्किंग नोट में कॉपी करना, हमारे गाँव के ऊपर ऊपर करोगे, क्वेश्चन क्वेश्चन सब कुछ दिख रहा है आपको। प्लीज कॉपी डाउन, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी करो। नाउ हम करेंगे हमारा अगला सम, जो आपको होमवर्क है, मैं करूंगा मतलब। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क है, बट फिर भी मैं आपको डिस्कस करके दे दूंगा ताकि आपको होमवर्क करने में इजी लगेगा। मिस्टर कुलकर्णी इज द ओनर ऑफ टू हाउस प्रॉपर्टी। दो हाउस है, ठीक है, अच्छी बात है। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 डिटेल दिया गया है। देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहा जाएगा जीएबी के कैलकुलेशन में, फिर रेंट जीएबी के कैलकुलेशन में, रेंट रिसीव्ड यहाँ पे नील दिया है उन्होंने। मतलब एक बात आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अगर इसका रेंट रिसीव्ड नील है, मतलब ये प्रॉपर्टी एसओपी है, क्योंकि भाई एसओपी वाले घर से कभी रेंट तो मिलता ही नहीं। और यहाँ पे देखो रेंट रिसीव दिया है 2,60,000 रुपीज, मतलब मेरा हाउस नंबर 2 एलओपी है, हाउस नंबर 1 एसओपी है, बरोबर। अरे काहीतरी बोला, चला। तो इसका हाउस नंबर 1 का जीएबी कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एसओपी है, एसओपी का जीएबी क्या रहता है, नील रहता है। इसका नॉर्मल कैलकुलेशन। चलिए आगे, स्टैंडर्ड रेंट फॉर्मेट में आ जाएगा जीएबी के, ये वाले घर का जब आप जीएबी गिनोगे उसके फॉर्मेट में आ जाएगा। आगे, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड मेन आंसर के फॉर्मेट में आएगा, और ये 18,000 का इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि भाई एसओपी का है, ये 24,000 का इफेक्ट आएगा। रिपेयर्स ना एसओपी में आएगा ना एलओपी में। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ये आएगा, ये भी आएगा। मतलब जो क्वेश्चन हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 12, उसका ही कॉपी पेस्ट है विद डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट अमाउंट, एवरीथिंग इज सेम। ये आपके लिए गिफ्ट है मेरे तरफ से, थैंक यू तो बनता है, एक थैंक यू बोलो तुम लोग, मैंने आपको गिफ्ट दिया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं आपको ये पर्टिकुलर जो नोट्स जिससे पढ़ा रहा हूँ उसका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा, सॉफ्ट कॉपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप में भी शेयर करूंगा। अदर देन दैट आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तब तक तो आपको सॉफ्ट कॉपी में देखना है, या फिर आप मोबाइल पे भी क्वेश्चन देख सकते हो, कॉपी डाउन करना है कॉपी डाउन कर सकते हो, ये आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। लगा है? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें से जिसके रिलेटेड एक और सम है जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। फटाफट देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली नया सम है, बट भाई कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, कैलकुलेशन सब कुछ सेम टाइप में होगा। गेटिंग नॉट? जाग रहे हो ना? हेलो, जागो, सीधा बैठो, कैसे लोग हो? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। थोड़ा सा नाम का मिस्टेक था, मैंने यहीं पे मॉडिफाई कर दिया है। कृष्णा owns a residential house in Delhi. The house is having two identical units. उसका, कृष्णा का दिल्ली में एक बड़ा सा घर है। कितना, इतना ही बड़ा है गरीबार में। ओके, जिसमें उसने क्या किया है पता है, उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। करते हैं ना लोग, बड़ा घर रहेगा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर कृष्णा, मतलब ये वाला यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 12,000 पर मंथ, और दूसरा वाला यूनिट क्या है, लेट आउट है, भाड़े पे दिया है। सॉरी, हाँ, दूसरा वाला यूनिट क्या किया है, भाड़े पे दिया है। मतलब ये वाले यूनिट से इनकम जनरेट
नहीं होगा, इससे इनकम जनरेट होगा। सिंपल है, ठीक है नॉट? अच्छे से समझने की कोशिश करो। उसने एक अपने पूरे घर को ही आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया, उसमें आधे पार्ट में वो खुद रहता है, आधे पार्ट में वो आधे पार्ट को उसने भाड़े पे दिया है। ये यूजुअली अपने शिवाजी नगर में बहुत होता है, आपको प्रैक्टिकली तो पता ही होगा ऐसा होता है। आगे देखो, द रेंटेड यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, क्या घर उसका कितने महीने के लिए वेकेंट था? घर उसका 3 महीने के लिए वेकेंट था। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए वेकेंट था। तो मुझे याद है इसके पहले वीडियो देखा हमने अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि घर अगर वेकेंट रहेगा, वेकेंट का मतलब खाली रहेगा, अगर घर 12 महीने से कम टाइम के लिए भाड़े पे है तो जो आपका एक्चुअल रेंट है वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। The particular of the house for the previous year 2019-20 are as under, ठीक है? स्टैंडर्ड रेंट 2,20,000 पर एनम। यहाँ पे ना एक एडजस्टमेंट है जो आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है। क्या है वो एडजस्टमेंट पता है? क्या है वो एडजस्टमेंट पता है? देखो, ये जो स्टैंडर्ड रेंट उन्होंने 2,20,000 रुपए दिया है ना, ये तो पूरे घर का है, जिसमें एसओपी भी आ गया, एलओपी भी आ गया। ये 2,20,000 पूरे घर का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2,20,000 को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कैन आई से ये 2,20,000 में 1,10,000 एसओपी का था और 1,10,000 एलओपी का है। बराबर कि नहीं? सिंपल सी बात है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो वैल्यू उन्होंने कॉलम में दिया है ये पूरे घर का दिया है, तो आपको उसको आधा आधा करके डिवाइड करना पड़ेगा एसओपी में और एलओपी में। थोड़ा समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पेट में सर में दुख रहा है सुनने के बाद तो मुझे फोन कर लेना, मेरे पास दवा है इसका, मैं आपको दवा खिला के ठीक कर दूंगा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये वेरिएशन है, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, मेरे किसी स्टूडेंट ने टाइप किया है लगता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 2,44,000। अगेन ये 2,44,000 पूरे घर का है, लेकिन क्या पूरे घर को भाड़े पे दिया है क्या? नहीं सर, आधे घर में तो खुद रहता है ना, तो अपन इसको भी आधा करेंगे। तो 2,44,000 का 50% या आधा करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1,22,000 एसओपी का और 1,22,000 एलओपी का। फेयर रेंट सेम 2,35,000, आधा एसओपी में आधा एलओपी में। 2,35,000 का अगर आप आधा करते हो तो कितना आता है? 2,35,000 का अगर आपने आधा किया तो ये आया 1,17,500। तो 1,17,500 एसओपी का भी और एलओपी का भी। समझ रहे आपको? थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का सम है, एक लेवल, ज्यादा नहीं, एक लेवल, बट मजा आता है ऐसा सम्स करने में, कराने में, इवन मुझे भी। तो आप भी एंजॉय किया करो, नहीं तो मार खाओगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय कृष्णा 12% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन। 12% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन। ध्यान से देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? सर म्युनिसिपल वैल्यूएशन टोटल 2,44,000 है, टोटल 2,44,000 है ना, टोटल 2,44,000 है, जिसमें से एसओपी वाले घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,22,000 है और एलओपी वाले घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,22,000 है। मैंने सिर्फ हाफ कर दिया उसको, ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है कितना, अमाउंट दे दिया, परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 1,22,000 का 12% और इसका भी 12%।
तो अगर मैं 1,22,000 का 12% निकालू तो ये आता है 14,640। उसने 14,640 एलओपी वाले पार्ट के लिए म्युनिसिपल टैक्स भरा और 14,640 एलओपी वाले घर के लिए भरा। हाँ, एलओपी वाले के लिए 14,640 और एसओपी वाले के लिए 14,640। ये क्या भरा उसने? ये भरा उसने म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या भरा? म्युनिसिपल टैक्स भरा। ओके, मैं इतना बाइफरकेशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम लोग सम देखेंगे ना, मेन फॉर्मेट में उतरेंगे ना, तब ये सब डेटा आपके काम आएगा। इसलिए मैं ये सब वर्किंग अभी करके रख रहा हूँ ताकि आपको सम सॉल्व करते समय फॉर्मेट में सिर्फ डेटा डालने का काम रह जाए, बाकी कुछ नहीं। लाइट एंड वाटर चार्जेस 8,000 हर महीने का था। क्या हमारे हाउस प्रॉपर्टी के पूरे सम्स में या फिर फॉर्मेट में कहीं पर भी लाइट एंड वाटर चार्जेस लिखा है क्या? नहीं लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं है। लाइट एंड वाटर चार्जेस आपका नहीं आएगा कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट में कहीं पर भी इसके लिए जगह नहीं दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना बोला है? देखो, इंटरेस्ट उन्होंने बोला 2,000 महीने का। भाई बैंक इंटरेस्ट तो पूरे साल का वसूलेगी। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 2,000 पर मंथ इंटू 12 अगर मैं करूं तो इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीने का 24,000 आ जाएगा। क्या ये 24,000 किसके लिए दिया? पूरे घर के लिए 24,000 इंटरेस्ट दिया। तो पूरे घर में एसओपी भी था और एलओपी भी था, तो भाई इसको भी आधा करना पड़ेगा। एसओपी के कॉलम में 12,000, एलओपी के कॉलम में 12,000। देखो, जो भी अपने फॉर्मेट में अपने को डेटा लग रहा है, इंफॉर्मेशन लग रहा है, उसको हम लोग वर्किंग नोट में यहीं पर लिख के ले रहे, समझ के ले रहे। आप होता है तो ये वर्किंग नोट आपके रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, एग्जाम में ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेजेस है करके मैं आपको इतना इन डीप क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Then we have insurance charges, then we have painting expenses. क्या इंश्योरेंस चार्जेस पेंटिंग एक्सपेंसेस आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर हमारे फॉर्मेट में नहीं है और गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, इसलिए नहीं आएगा। हमारे फॉर्मेट में भी इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया है, मैंने अपने दिल से कोई चीज नहीं की है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर कृष्णा। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। गेटिंग? अब हम करेंगे कैलकुलेशन। तो चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं मेन आंसर का, फिर वर्किंग नोट भी बना लेंगे, ये भी कैलकुलेशन का। चलो आप भी फॉर्मेट बनाना, मैं भी फॉर्मेट बनाता हूँ। चलो, ये हमारे मेन आंसर का फॉर्मेट बन गया। जैसे मैंने आपको कहा, ऊपर नेम ऑफ असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, स्टेटस, ये लिखना कंपलसरी रहेगा सारे आपके आंसर के सॉल्यूशंस में। तो जो भी डेटा है वहां से, जैसे कृष्णा यहाँ पे असेसी है तो कृष्णा आ गया, असेसमेंट ईयर दिया है, प्रीवियस ईयर अपने को उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, एंड स्टेटस हमेशा इंडिविजुअल। पर्टिकुलर्स दो ही कॉलम बनेगा, एक एसओपी का एक एलओपी का। ऊपर मैंने आपको बताया उसके पास दो यूनिट है, एक यूनिट एसओपी में और दूसरा यूनिट एलओपी में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते। तो चलो अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ GAV, फुल फॉर्म लिखना ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1000, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो, जीएवी के कैलकुलेशन में मैं एक ही अमाउंट का कॉलम बना रहा हूँ। क्यों? इसके पहले वाले सब में देखा आपने, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का
जीएवी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जीएवी हमेशा नील रहता है। तो हम जीएवी कैलकुलेट किसका करेंगे, हम जीएवी कैलकुलेट करेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी का। कहा था ना प्रीवियस सब में कि अप टू 2 घर है उसका, तो उसको एसओपी का जीएवी कैलकुलेट करने का नहीं, सिर्फ एलओपी वाले पोर्शन का उसको जीएवी गिनना पड़ेगा। तो अभी जीएवी कैलकुलेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो लिख लेते, अमाउंट फीडिंग बाद में करूंगा। हमारा जीएवी कैलकुलेशन का फॉर्मेट हो गया लिख के, अभी सिर्फ अमाउंट फीडिंग करना है। अमाउंट हमने देखो वहां पे ऑलरेडी लिख के रखा है, यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग करते समय आपको बताया। फेयर रेंट क्वेश्चन में 2,35,000 है, 2,35,000 पूरे घर का है, तो आपको उसको 50-50% करना है एलओपी में और एसओपी में। देखो यहाँ पे किया है 1,17,500, मतलब मेरे एलओपी वाले पोर्शन में कितना आएगा, एलओपी वाले पोर्शन में आएगा 1,17,500। आगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 2,44,000 का, उसका आधा 1,22,000 आएगा, 1,22,000। हायर ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का हायर, इन दोनों का बड़ा वैल्यू दैट इज 1,22,000 आएगा। फिर वी हैव स्टैंडर्ड रेंट, देखो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है मेरा 2,20,000, 2,20,000 पूरे घर का ना सेम, तो 50% कितना आएगा 1,10,000। तो भाई स्टैंडर्ड रेंट भी लिख लो 1,10,000, 1,10,000 रुपीज। लोअर ऑफ सी एंड डी, इन दोनों का लोअर क्या है 1,22,000 की 1,10,000, योर आंसर विल बी 1,10,000। देन एक्चुअल रेंट अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो एक्चुअल रेंट देखो ऊपर उन्होंने पर मंथ का दिया है 12,000 पर मंथ, लेकिन ये 12,000 उसको पूरे साल के लिए नहीं मिला है, बराबर है, उसको सिर्फ ये 12,000 9 महीने के लिए मिला, क्योंकि 3 महीना तो घर खाली था ना। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे एक्चुअल रेंट का अमाउंट कितना लिखेंगे, एक्चुअल रेंट का अमाउंट विल बी सर 12,000 इंटू 9 मंथ। तो 12,000 इंटू 9 अगर मैं करता हूँ तो ये आता है 1,08,000 और मेरा जीएवी भी आएगा 1,08,000। क्यों 1,08,000, क्योंकि यहाँ पे घर जो है वो पूरे 12 महीने के लिए भाड़े पे नहीं दिया गया है, इसलिए इसलिए आपको जो आपका एक्चुअल रेट है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लिखना पड़ा। इसके पहले जो आपने देखा था सम, वही वाला एडजस्टमेंट है। फेयर रेंट कॉपी कर लो, यहाँ पे पॉज करके वापस यहाँ पे लेकर आपको मैं नहीं आऊंगा। ओके, आई होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं मेन आंसर के तरफ। तो मेन आंसर में जब हम आए, ये हमारा मेन आंसर, तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एलओपी वाले पोर्शन का 1,08,000 आया, एसओपी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नील लिखना है। इसमें से हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। देखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ऊपर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, क्वेश्चन में बोला कि इट इज 12% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन। मेरा म्युनिसिपल वैल्यूएशन एलओपी वाले पोर्शन का 1,22,000 था, उसका मैंने 12% निकाला 14,640 आया था। तो यहाँ पे एसओपी वाले कॉलम में तो हम म्युनिसिपल टैक्स लेते नहीं है, और मेरे एलओपी वाले पोर्शन में हम म्युनिसिपल टैक्स लिखेंगे 14,640 रुपीज का, 14,640, बराबर है। इसको अभी हम माइनस कर देंगे, तो व्हाट वी विल गेट नेट एनुअल वैल्यू,
एसओपी वाले कॉलम में नील, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। अपने कैलकुलेटर का यूज करो। 14,640 ये आ रहा है 93,360 जा रहे हैं अपन। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। यहाँ पे तो नील रहेगा। 93,360 का 30% अगर आप कैलकुलेट करते हो, इट कम्स टू 28,008 रुपीज। देन नंबर 2, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है, देखो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था 2001 महीने का, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट 24,000। तो ये 24,000 तो पूरे घर का है, जिसमें एसओपी का आधा, एलओपी का आधा है। कुछ लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि सर एलओपी तो 9 महीने के लिए ही रेंटेड था ना, तो 9 महीने का क्यों नहीं हमने इंटरेस्ट लिया। अरे डैश डैश लोगो, इंटरेस्ट बैंक तो आपसे पूरा 12 महीने का वसूलेगा। भले ही आपका घर 1 महीने के लिए खाली रहे या फिर 3 महीने के लिए खाली रहे, बैंक तो आपसे इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का लेगा ना। तो ये इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का। तो एसओपी के कॉलम में कितना लिखेंगे, एसओपी के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 12,000 माइनस में, और एलओपी के कॉलम में 12,000 माइनस में। और कुछ है क्या क्वेश्चन में, देख ले, चलो देखते फटाफट। और कुछ लाइट एंड वाटर चार्जेस लेना नहीं है, इंश्योरेंस और पेंटिंग एक्सपेंसेस आएगा नहीं। तो भाई सारा डेटा हो गया अपना लेके, तो अभी हम फाइनल आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो राइट डाउन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एसओपी वाले घर का आंसर -12,000, एलओपी वाले घर का आंसर कैलकुलेट करो। एनएबी 93,360 था, -28,008 -12,000, 53,352। कितना आ रहा है, 53,352। 53,352 ये मेरा आंसर कंप्लीट। चाहे तो एक लास्ट लाइन हम लोग लिख लेते, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम एचपी या हाउस प्रॉपर्टी पूरा लिखो आप। 12,000 माइनस में था, और 53,352 प्लस में। तो आपका नेट आंसर कितना बचेगा, देखो कैलकुलेटर, 41,352। कितना बच रहा है, 41,352। सिंपल सा, मैं काफी सिंपल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के समझने की जरूरत थी, नथिंग एल्स। ओके, अभी आप इसको कॉपी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको कॉपी करने लायक करके दे देता हूँ, देखो। कॉपी कर सकते हो, मेन आंसर इतना ही है। ऊपर का वर्किंग नोट आप अगर चाहे तो देखो, वर्किंग नोट का पोर्शन भी मैं आपके लिए अवेलेबल कर देता हूँ, जहाँ पे मैंने वर्किंग किया था, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये आपके रेफरेंस के लिए कैलकुलेट करके रखना, एग्जाम में मत करने जाना। फिर उसके बाद हमने जीएबी कैलकुलेट किया, ये जीएबी वाला पार्ट पॉज करो, कॉपी कर लो, या फिर आपने कर भी लिया रहेगा। देन लास्ट आंसर, ये हमारा लास्ट मेन आंसर।
जो कि आया 41,352 रुपीज। ओके, कॉपी कर लेना। एक आपको मैं अभी गिफ्ट दूंगा इसके बाद। वाला क्वेश्चन आपको गाइस होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक बार फटाफट रीड करके देता हूँ। सेम सेम एंट्रीज है, बस सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर आपका अमाउंट अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सोनल ओन्स वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई। सोनल, ये अपने वाली सोनल, शिवाजी नगर वाली, मुंबई का घर। द हाउस इज हैविंग 2 यूनिट। सेम, एक बड़ा सा घर है, उसमें 2 यूनिट है, एक है एसओपी, दूसरा है एलओपी। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज इटसेल्फ इज ऑक्यूपाइड बाय, थोड़ा नाम का इश्यूज हो गया है, यहाँ पे इसको सोनल कर लेना प्लीज। ओके, एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर रुपीज 8,000 पर मंथ। द रेंट यूनिट इज वेकेंट फॉर 2, मतलब ये जो लेट आउट वाला प्रॉपर्टी था ये 2 महीने के लिए खाली था, मतलब ये 8,000 इंटू 10 मंथ करोगे तो आपका एक्चुअल रेंट आएगा 80,000 का। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया, जो आपका एक्चुअल रेंट है वही चाहिए भी है, क्योंकि घर 2 महीने के लिए खाली है और इन शॉर्ट घर पूरे 12 महीने के लिए भाड़े पे नहीं था। आगे बढ़ो सीधा सीधा। स्टैंडर्ड रेंट दिया है, आधा करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस सब में किया। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, आधा करना पड़ेगा, प्रीवियस सब में किया। फेयर रेंट सेम। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सोनल, रेक्टिफाई कर लेना इसको। 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन सेम। ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है मेरा, ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है मेरा 1,90,000 का, ये 1,90,000 पूरे घर का है म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इसको अगर मैं आधा कर लेता हूँ तो कितना आएगा, 1,90,000 का 50% विल बी 95,000। यहाँ पे 95,000, यहाँ पे 95,000। और अभी म्युनिसिपल टैक्स इसका कितना, इसका 15% कैलकुलेट करो, इसका 15% कैलकुलेट करो। ये एसओपी वाला पोर्शन नहीं कंसिडर होता है, इसका जो 15% आएगा वो आपके आंसर में आ जाएगा 14,250। बराबर है, गेटिंग नॉट। चलो, लाइट एंड वाटर चार्जेस नहीं लेने का। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,500 पर मंथ है, तो 1,500 इंटू 12, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट 18,000 लगा रहेगा। ये दो पार्ट में डिवाइड, एसओपी वाले कॉलम में 9,000, एलओपी वाले कॉलम में 9,000। आगे इंश्योरेंस और पेंटिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा, सेम सम है, एवरीथिंग इज सेम इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट एंड अदर पार्ट। तो ये सब आपके लिए होमवर्क है, कॉपी कर लेना। क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा या फिर आप क्वेश्चन भी लिख के आंसर लिख सकते हो और इसका आंसर आप मेरे साथ शेयर जरूर करना। ओके, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।